नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है पब्लिक सर्वेंट रूल्स के एक नई वीडियो में। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें हम लोग रूल नंबर 153 से शुरू करेंगे। लास्ट वाली जो वीडियो थी इसमें हम लोग रूल 152 तक हमने कंप्लीट किया था, जहाँ पर हमने देखा था कि अगर कोई फॉरेन कंपनी की कोई एजेंट इंडियन एजेंट हो तो वो भी अपना रजिस्ट्रेशन मतलब जेम में करा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रूल 153 में। तो देखते हैं कि रूल 153 में क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रूल 153 क्या कह रहा है। रूल 153 बात करता है रिजर्व्ड आइटम्स एंड अदर परचेज प्राइस प्रेफरेंस पॉलिसी के बारे में। अब इस रूल के तहत क्या होता है मैं वो बता देता हूँ आपको। रूल 153 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट हमें ये कहती है कि अगर कोई भी प्रोक्यूरमेंट हमें करना है जिसमें हैंड स्पिन या हैंड वूवन टेक्सटाइल हम प्रोक्योर कर रहे हैं, जैसे हाथ से बुने हुए कपड़े, खादी के कपड़े अगर प्रोक्योर कर रहे हैं तो उसमें हमें प्रेफरेंस देना है। वो हमें एक्सक्लूसिवली कहाँ से ख़रीदना है? वो हमें ख़रीदना है खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन KVIC से। ठीक है, तो ये कमीशन क्या करती है, ये जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के या खादी के जो व्यापारी होते हैं उनका एक कमीशन है, और ये खादी के कपड़े का और हाथ से बुने हुए कपड़ों का व्यापार करती है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर कोई भी प्रोक्यूरमेंट आप ऐसे कर रहे हैं जिसमें आपको खादी के कपड़े की ज़रूरत है, हाथ से बुने हुए कपड़े की ज़रूरत है, तो आपको वो ख़रीदना है एक्सक्लूसिवली। किससे ख़रीदना है? इसी कमीशन से ख़रीदना है, जिसका नाम है खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात बोला जा रहा है कि अब तो ये तो हो गया खादी के कपड़ों के, और भी किसी तरीके के कपड़े, जैसे मान लीजिए शर्ट पैंट के लिए जो कपड़े होते हैं, गारमेंट्स होते हैं, तो और भी अलग तरीके के अगर कपड़े चाहिए तो उनके लिए बोला गया है कि वो आप जितने भी आपका रिक्वायरमेंट है उसका 20% आप किनसे आपको ख़रीदना है? तो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी से ख़रीदना है, या सेल्फ हेल्प ग्रुप से ख़रीदना है, या जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप है, प्रोड्यूसर कंपनीज़ है, कोई कॉरपोरेशन है, या वो बुनाई करने वाले से ख़रीदना है जिसके पास पहचान कार्ड हो। तो इन सब से क्या करना है, अगर आपको कपड़े ख़रीदने हैं, डिपार्टमेंट को अगर कोई कपड़ा प्रोक्योर करना है, ये टेक्सटाइल प्रोक्योर करना है, तो उनको अपने प्रोक्योरमेंट का 20% यहाँ से ख़रीदना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो था रूल 153 का क्लॉज 1। क्लॉज 2 क्या कहता है? तो जो MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इनके प्रोक्यूरमेंट में भी इनको कुछ छूट मिली हुई है। जो बताया जा रहा है कि जब आप MSME एक्ट 2006 के सेक्शन 11 को जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा रहेगा कि MSME को भी क्या क्या छूट मिलती है। यानी जो भी कंपनी स्टार्टअप MSME से अगर रजिस्टर्ड है तो उनको भी प्रोक्यूरमेंट में कुछ लाभ मिलता है, प्रेफरेंस मिलता है। अब यहाँ बोल रही है कि गवर्नमेंट कभी भी कोई नोटिफिकेशन जारी कर सकती है या कोई ऑर्डर जारी कर सकती है जिससे कि वो लोकली, अगर इंडिया में ही या लोकल में ही कुछ बनने वाले उत्पादन हैं कपड़ों के रिलेटेड या कोई भी सामान के रिलेटेड, यानी वो प्रोत्साहन करने के लिए लोकल आर्टिस्ट को बढ़ावा देने के लिए, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या करेगी, ये आदेश जारी कर सकती है कि आप सामान लोकली ही इस वेंडर से, जैसे ये KYC की बात हो रही है, SHG की बात हो रही है, तो इन सब से आप खरीद सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ऑर्डर टाइम टू टाइम देते रहेगी। ठीक है, तो ये तो था रूल 153। आइए देखते हैं अगला रूल क्या है। तो अगला रूल है हमारा रूल 154, जो बताता है परचेज ऑफ गुड्स विदाउट कोटेशन। तो अब इसके बारे में जानते हैं। अब ये जो रूल 154 है, ये क्या बात करता है कि अगर कोई भी सामान अगर 50,000 तक के मूल्य का है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बिना किसी भी कोटेशन के आप सामान खरीद सकते हो। कोटेशन समझ में आता है? अगर कोई भी चीज़ सामान खरीदना है तो हमें क्या पहले उनकी प्राइस जानना होता है। तो उसके लिए क्या करता है, जो वेंडर होता है वो हमें कोटेशन देता है कि आप ये जो सामान लेना चाहते हैं ये मैं आपको इतने प्राइस में दूंगा, दिस इज़ अ कोटेशन। तो बोल रहा है कि अगर कोई भी सामान आपको प्रोक्योर करना है, ख़रीदना है, जिसका कॉस्ट अप टू 50,000 है, तो उसमें आपको किसी भी तरीके की कोटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जिनको पावर मिली है खरीदारी करने के लिए, तो वो बस क्या करेंगे, एक अपना सेल्फ सर्टिफिकेशन देंगे, खुद से लिखेंगे, सर्टिफाई करेंगे, जिसमें वो लिखेंगे आई
am personally satisfied that this goods purchased are of requisite quality and the specification have been purchased from a reliable supplier at a reasonable price। यानी वो सर्टिफाई करेंगे कि मैं प्रमाणित देता हूँ कि जो भी मैंने सामान खरीदा है, जो भी स्पेसिफिकेशन है, वो एक भरोसेमंद व्यापारी से ख़रीदा है, भरोसेमंद सोर्स से ख़रीदा है और उसकी क्वालिटी जो मुझे चाहिए थी वो क्वालिटी है। तो ये था रूल 154। अब आगे बढ़ते हैं रूल 155 में। रूल 155 क्या बात कर रहा है? परचेज ऑफ गुड्स बाय परचेज कमेटी। तो भाई ये क्या है? अब ये परचेज कमेटी क्या है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हाँ, तो रूल 155 क्या कहता है कि कोई अगर एक सामान जेम पे अवेलेबल नहीं है, तो ये जो हम लोग जितने भी रूल्स अभी पढ़ रहे हैं ये उन सामानों के लिए जो जेम में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो वो विदाउट कोटेशन वाला भी रूल उसी के लिए था। अभी जो ये रूल 155 है ये भी उसी के लिए। तो यहाँ पर बोल रहा है रूल 155 में कि मान लीजिए कोई एक सामान जेम में अवेलेबल नहीं है, तो सामान जिनका मूल्य 15,000 से अबव, 15,000 से ज़्यादा और 5 लाख तक अगर सामान का मूल्य 50,000 से ज़्यादा और 5 लाख तक का है, तो उसे 3 मेंबर की एक परचेस कमेटी बनेगी, वो मिलकर सामान को खरीद सकती है। भाई अब 3 लोग कैसे मिलकर सामान खरीदेंगे? तो ये 3 जो कमेटी होगी वो क्या करेगी? मार्केट सर्वे करेगी, मार्केट में जाएगी, अलग अलग दुकानों से रेट पूछेगी और फिर ये लोग जॉइंटली एक किसी डिसीजन पे आएंगे कि हाँ, जब हमने मार्केट सर्वे किया, हम 5 दुकान में गए तो हमें लगता है कि ये जो वेंडर है, ये जो दुकान है या ये जो भी बिजनेसमैन है वो हमें कम दाम में दे रहा है। तो उसमें बस वही होता है, 3 मेंबर्स की कमेटी बनती है जो मार्केट सर्वे करते हैं, वो सप्लायर खोजते हैं, ठीक है। तो ये सब की वजह से फिर जब मान लीजिए वो एक वेंडर खोज लेते हैं कि हमें इन्हीं से ख़रीदना है, जब वो तीनों जो कमेटी के जो तीनों मेंबर होते हैं वो अग्री हो जाते हैं, तो वो तीनों एक सर्टिफिकेट देते हैं, वो तीनों एक सर्टिफाई करते हैं। क्या लिखते हैं वो? कि सर्टिफाइड दैट वी मेंबर्स ऑफ द परचेज कमेटी आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली सर्टिफाइड दैट द गुड्स रिकमेंडेड फॉर परचेज आर ऑफ रिक्विजिट स्पेसिफिकेशंस एंड क्वालिटी, प्राइस्ड एट प्रिवेलिंग मार्केट रेट एंड द सप्लायर रिकमेंडेड इज रिलायबल एंड कॉम्पिटेंट टू सप्लाई द गुड्स इन क्वेश्चन एंड इट इज नॉट डिपार्ट बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट कंसर्न। तो ये जो तीनों परचेज कमेटी के जो मेंबर है, ये जब वो सामान प्रोक्योर कर लेंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हमें यही सामान लेना है और वो सामान ले लेंगे, तो वो तीनों क्या करेंगे? जॉइंटली स्टेटमेंट देंगे, सर्टिफाई करेंगे कि हम ये जो भी हम हमारे परचेज कमेटी के जो ये मेंबर्स हैं, ये लोग जॉइंटली मतलब एक सहमत से सेटिस्फाइड है कि जो भी सामान हमने ख़रीदा है वो इसका स्पेसिफिकेशन, उसका क्वालिटी और उसका जो रेट है वो सही है, ठीक है। और किसी भी तरीके से जो दुकानदार से या जिस वेंडर से हमने सामान खरीदा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर या किसी दूसरे विभागों से निलंबित नहीं है, उसे डिबार कहीं से किया नहीं गया है, ठीक है। इसके बाद का जो रूल है वो है रूल 156। 156 रूल डिलीटेड है, वो डिलीट कर दिया गया है। आते हैं आगे बढ़ते हैं रूल 157। तो रूल 157 कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसमें। रूल 157 बस ये बता रहा है कि अगर कोई भी सामान बहुत महंगा है या जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगने हैं, तो उसको ऐसा नहीं कि हम छोटे छोटे पीस में कोई बहुत बड़ा प्रोक्योरमेंट हम करने वाले, बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रोक्योर खरीदना चाह रहे हैं, तो क्योंकि ये बिडिंग से बचने के लिए या कंसर्न हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेने से बचने के लिए हम उसे क्या करें? छोटे छोटे टुकड़ों में परचेज़ करें। तो ऐसा नहीं करना है, पीसमेल में कोई भी सामान की खरीदारी नहीं करनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं रूल 158 के बारे में। रूल 158 बता रहा है परचेज ऑफ गुड्स बाय ऑब्टेनिंग बिड्स, ठीक है। बिड्स मतलब एक सामान है, उसके लिए बहुत सारे जो वेंडर्स होंगे वो बिडिंग करेंगे। मतलब एक जैसे होता है ना कि सामान की नीलामी होती है, जो सबसे ज़्यादा रेट देगा उसे ही सामान बेची जाएगी, तो वो अब उल्टा होगा। आपको सामान खरीदना है और जो सबसे कम रेट ऑफ़र करेगा उससे बिडिंग प्रोसेस करते हैं, तभी आप जो आपको उसको कम रेट में सामान दे रहा है और अच्छी क्वालिटी दे रहा है, तो उससे ही आपको सामान खरीदना है। तो 158 में क्या बोल रहा है कि वो सामान जिसमें हमें बिड्स लेनी है, ठीक है। तो ये इसमें क्या बोल रहा है कि एक्सेप्ट रूल 154 और 155, यानी GFR के रूल 154 और 155 को छोड़कर अब 154 और 155 क्या कहता है? तो अगर हम लोग वापस देखें तो 154 कहता है, जिसमें हमने बात किया था परचेज ऑफ गुड्स विदाउट कोटेशन, जिसमें कोटेशन की ज़रूरत नहीं है और हम लोग 50,000 तक का सामान खरीद सकते हैं। तो इस रूल को और इसके साथ एक और रूल
155 जिसमें परचेस कमेटी के द्वारा सामान खरीदने का जो नियम है, ये दोनों को रूल को अगर हटा दिया जाए तो इसके बाद बोल रहा है, इसके छोड़ने के बाद जो भी सामान खरीदना है तो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को प्रोक्योरमेंट के थ्रू बिड्स के थ्रू ही खरीदना है, बिडिंग इनवाइट करना है। अब बिड्स कितने प्रकार के होते हैं? तो बिड्स यहाँ पर 5 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला होता है एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, ठीक है। दूसरा होता है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। तीसरा होता है 2 स्टेज बिडिंग। चौथा होता है सिंगल टेंडर इंक्वायरी। और पांचवा होता है इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शंस। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, रूल 158 में अलग अलग तरीके के बिडिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो हमारे पास मेजरली 5 इस तरीके के बिडिंग प्रोसेस हैं। पहला है एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, दूसरा है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, तीसरा है 2 स्टेज बिडिंग, चौथा है सिंगल टेंडर इंक्वायरी और पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं रूल 159 में। वो रूल 159 बात करता है ई पब्लिशिंग के बारे में। अब क्या होता है ई पब्लिशिंग? तो रूल 159 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि सारे मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स या उनके अधीन आने वाले ऑटोनोमस बॉडीज़, स्टैच्यूटरी बॉडीज़, सभी को जब भी वो टेंडर निकालते हैं तो उनको टेंडर CPP पोर्टल पर अपलोड करना है, यानी ई पब्लिश करना है, ठीक है। सेंट्रल प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करना है, ठीक। सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पर टेंडर में कॉन्फिडेंशियलिटी हो, जो हम लोग उसको ई पब्लिश नहीं कर सकते हैं, वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई मिलिट्री प्रोडक्ट हो, तेजस एयरक्राफ्ट हो, या किसी तरीके की मिसाइल हो, या कोई इक्विपमेंट हो जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे जो टेंडर्स होते हैं उनको एग्जैम्प्ट भी किया जा सकता है। तो ये एग्जैम्प्ट के लिए क्या करना है? तो ये जो डिसीजन है, ये जो कंसर्न जो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है उसके सेक्रेटरी ही ले सकते हैं, और ये फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनसे अप्रूवल लेकर उसको क्या कर सकते हैं, उसको एग्जैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स आते रहे हैं तो क्वार्टरली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को इसका रिपोर्ट भी देते रहना है। अब आते हैं सब क्लॉज 3 में। तो ये बताया जा रहा है कि जो अबव का जो क्लॉज था ना, जिसमें एग्जम्पशन की बात हो रही थी, ये अप्लाई होता है सारे टेंडर इंक्वायरीज़ में, या तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में, रिक्वेस्ट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, नोटिस फॉर प्री क्वालिफिकेशन रजिस्ट्रेशन, या किसी भी तरीके का नोटिस जिससे हम टेंडर इनवाइट कर रहे हैं, बिडिंग इनवाइट कर रहे हैं, वो सब में ये लागू होता है, ठीक है, चाहे वो पार्टीज एक से ज़्यादा ही क्यों ना हो। सब क्लॉज 4 डिलीट हो चुका है। सब क्लॉज 5 क्या कह रहा है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये रूल 154 जिसमें हमने परचेज ऑफ गुड्स विदाउट कोटेशन की बात की थी, और 155 जिसमें हमने परचेज ऑफ गुड्स बाय परचेज कमेटी की बात की थी, उसमें ये इंस्ट्रक्शन लागू नहीं होते हैं, ठीक है। यानी ये जो एग्जाम्पशन वाली जो पॉइंट है ना, और जो ई पब्लिशिंग वाली है, ये रूल इन सब पे लागू नहीं होती। ऑब्वियस है कि हमें कोटेशन लेना नहीं है तो हमें हम टेंडर तो कर नहीं रहे हैं, तो ई पब्लिशिंग क्यों करेंगे, ठीक है। 154 तो यही कहता है। 155 क्या कहता है कि 3 लोगों की टीम बनेगी, प्रोक्योरमेंट लोकल परचेज कमेटी बनेगी, और वो जाकर सामान प्रोक्योर करेगी, तो उसमें भी टेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए ई पब्लिशिंग का जो रूल है, ये रूल 154 और 155 के खरीदारी में लागू नहीं होती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रूल 160 में। रूल 160 जो आज का वीडियो का लास्ट ये होगा, उसके बाद क्योंकि हम लोग बिडिंग के प्रोसेस पे जाएंगे तो फिर एक अलग वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अब ई प्रोक्योरमेंट की बात क्या बताया गया है रूल 160 में, कि सारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स को ये हिदायत दी गई है कि आप मैंडेटरी आप जितने भी बिड्स, जैसे हमने टेंडर फ्लोट कराया या बिड्स इनवाइट किया, तो जितने भी बिड्स आनी है सारी की सारी ऑनलाइन आएंगी, कोई भी पेपर मोड इसमें नहीं चलेगा, ठीक है। अब सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि अगर कोई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऐसा है जिनके पास इतने प्रोक्योरमेंट इतने बड़े साइज़ की नहीं है कि उनको इतना करना पड़े,
ई पब्लिशिंग करना पड़े, टेंडर डॉक्यूमेंट निकालना पड़े, ठीक है। तो वो डे टू डे जो भी ऑफिस में पेन पेंसिल ये सब यूज़ होने वाले जो काम है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो उसके लिए NIC की खुद की पोर्टल बनी हुई है प्रोक्योरमेंट के लिए, वो उसे भी यूज़ कर सकते हैं अगर वो ये ऑनलाइन ये सब प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं। तो सब क्लॉज 3 डिलीट कर दिया गया है। सब क्लॉज 4 क्या कहता है कि ऐसे इंडिविजुअल केसेस जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी या कोई स्ट्रैटेजिक कॉन्फिडेंशियल के वजह से हम ई प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकते, यानी हम ऑनलाइन टेंडर प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए कंसर्न फाइनेंशियल एडवाइज़र से अप्रूवल लेना पड़ेगा। जिस भी मिनिस्ट्री में आप हो या जिस भी मिनिस्ट्री में ये टेंडर फ्लोट होना है, उनके सेक्रेटरी और उनके फाइनेंशियल एडवाइज़र से अप्रूवल लेकर ही ऐसा करना है, ठीक है। सब क्लॉज 5 क्या कह रहा है कि अगर कोई ऐसा टेंडर है जो विदेश में हो रहा है, हमारे दूसरे कंट्री में जो हमारी एम्बेसी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो टेंडर फ्लोट कर रहे हैं, तो उसमें कोई ई प्रोक्योरमेंट में वो एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्हें ई प्रोक्योरमेंट ही करना है, क्योंकि हो सके हम जो दूसरे कंट्री हमारा जैसे सपोज़ अफ़गानिस्तान में कोई प्रोक्योरमेंट होना है, तो हो सके कि वहाँ के जो वेंडर्स हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर्स या वो इतने फिजिबल ना हो अलग हमारे तरीके के स्ट्रक्चर के लिए, तो वहाँ पर इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। तो ये था चैप्टर 6 प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का पार्ट 3। नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम लोग उसमें जो हमने ये 5 तरीके के जो बिड्स के टाइप्स लिखे हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ बी इन टच विथ मी, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, किसी भी तरीके के सवाल हो, जवाब हो, चुटकुले हो, जोक हो, गाली देना है, जो भी है, प्लीज़ मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखें। आई एम हैप्पी टू रिस्पॉन्स। चलो, थैंक यू।